वेक्टर का पार्ट 3 में हम लोग देखने वाले हैं एनालिटिकल मेथड टू फाइंड रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर। ठीक है, तो दो वेक्टर का हम लोग रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, बहुत ही सिंपलेस्ट वे में हम लोग उसको समझने वाले हैं। बहुत ही आप लोगों को मजा आएगा देख के। देखो, तो सिंपल तरीका अगर मैं बताऊं, लेकिन यार इससे पहले हम लोग थोड़ा सा पहले पॉलीगन लॉ देख लेते हैं। ठीक है, जो कि पिछला वाला में छूटा हुआ था। तो पॉलीगन लॉ क्या होता है, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर। तो देखो यार, पॉलीगन लॉ जो है वो कुछ भी नहीं है, सिंपली एक्चुअली में ये ट्रायंगल लॉ का ही एक्सटेंशन है। ठीक है, तो हम लोग ट्रायंगल लॉ हो या फिर पैरेललोग्राम लॉ हो, ठीक है, दोनों बोलने का तरीका अलग है, बट रिजल्टेंट में कोई फर्क नहीं होता है। आप लोग अगर पिछला लेक्चर नहीं देखे हो तो सबसे पहले उसको आप लोग देख करके आओ। बट ये जो पॉलीगन लॉ होता है वो ट्रायंगल लॉ का एक्सटेंशन है। इट मींस दो वेक्टर से अगर ज्यादा आ जाए तो उसको पॉलीगन लॉ में डिफाइन करते हैं। हालांकि हम लोग उसको रिजल्टेंट निकालने के लिए पहले दो को सॉल्व कर लेंगे, फिर उसका रिजल्टेंट तीसरे वाले के साथ करेंगे, तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं। तो देखो, पॉलीगन लॉ में कैसे डिफाइन करते हैं, अगर मेरे पास बहुत सारा वेक्टर है, देख सकते हो, अगर वेक्टर ए है, वेक्टर बी है ना, वेक्टर सी है, वेक्टर डी है। देखो यहाँ पर ये डायग्राम में बिल्कुल गलत दिया हुआ है एरो, यार यहाँ पर आप लोग समझ नहीं सकते हो। देख लो कि इधर दिया हुआ है, इधर दिया हुआ है, बहुत कंफ्यूजन है। तो चलो मैं आप लोगों को समझाता हूँ। देखो नेक्स्ट पेज पे समझा रहा हूँ। देखो, अगर मेरे पास बहुत सारा वेक्टर है, ठीक है, चलो मैं वेक्टर लेता हूँ। सपोज करो कि मेरे पास अगर बहुत सारा वेक्टर है, ये अपना वेक्टर ए है, ठीक है, ये अपना वेक्टर बी है, ये अपना वेक्टर सी है, देख सकते हो, और ये अपना वेक्टर डी है। ठीक है, अगर ये अपने पास बहुत सारा वेक्टर है, अगर बोला जाए कि यहाँ पर पॉलीगन लॉ अप्लाई करो, तो ये अपना वेक्टर ए है, ये अपना वेक्टर बी है, ये अपना वेक्टर सी है, और ये अपना वेक्टर डी है। तो सिंपली क्या करना होता है ना, जब मुझे पॉलीगन लॉ अप्लाई करना है तो सिंपली हम लोग को करना क्या है, ठीक है, सिंपल सा है कि एक्चुअली में हम लोगों को सारे वेक्टर को हेड टू टेल ज्वाइन कर लेना है। जितना भी वेक्टर आप लोग को नजर आ रहा है, सारे वेक्टर को हम लोगों को हेड टू टेल ज्वाइन कर लेना है। बोले इससे क्या होगा, देख सकते हो। चलो मैं सबका क्लोन बना देता हूँ। देखो ये अपना वेक्टर ए था, इसका क्लोन देख लो, तो ये अपना वेक्टर ए है, देख लो। पैरेलली हम लोग कहीं भी शिफ्ट करवा सकते हैं, ये चीज़ हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। ये इसका क्लोन हो गया वेक्टर बी, ठीक है, तो वेक्टर बी का क्लोन ये रहा, देख लो। तो हम लोग इसको क्या किए, इसका हेड टू टेल ज्वाइन करवा रहा हूँ, देख सकते हो। फिर इसका भी क्लोन बना लेता हूँ, चलो देख लो, इसका क्लोन बनाऊंगा तो देख सकते हो, ये अपना देखो इसका हेड टू टेल यहाँ से ज्वाइन करवा दिया, देख सकते हो, ये रहा। अब ये रहा वेक्टर डी, इसका भी क्लोन बना लिया। अब इसको भी पैरेलली मैं शिफ्ट करवा करके चलो यहाँ पर देखो ये कर लिया, देख सकते हो। चलो सबको मार्क कर देता हूँ। देखो ये अपना वेक्टर ए है, ये अपना वेक्टर बी है, ये अपना वेक्टर सी है, और ये अपना वेक्टर डी है। तो हमने क्या किया कि सारे वेक्टर्स को हम लोग हेड टू टेल ज्वाइन कर लिए। उसके बाद देखो इसमें जो पॉलीगन लॉ कहने का मतलब है, पॉलीगन एक क्लोज फिगर होता है। तो बताओ ये तो ओपन लग रहा है, तो इसको क्लोज बनाने के लिए मुझे एक साइड और ड्रॉ करना होगा। देखो बट हाँ, ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ध्यान देना बात को। देखो वेक्टर ए ऐसे था, वेक्टर बी ऐसे है, वेक्टर सी ऐसे है, वेक्टर डी का डायरेक्शन ऐसे है, मतलब ये सही डायरेक्शन में जा रहा है। तो वेक्टर जो रिजल्टेंट वाला होगा ना, वो एक्चुअली में इसका ऑपोजिंग डायरेक्शन में होगा। इट मीन्स यहां से मिलाने वाला देख लो ये वाला, ठीक है। तो ये होगा यहाँ पर आपका वेक्टर, ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा जो सभी वेक्टर के सम के बराबर होगा। अब आप लोग को यकीन नहीं आएगा कि ये चीज जो है ना आप लोगों को पहले से ही पता था। आप लोग ट्रायंगल लॉ पढ़े हो, बस उसी का एक्सटेंशन है। देखो यार सिंपल सा मैं समझा देता हूं, देखो समझना बात को, ठीक है, एकदम मजा आएगा आप लोगों को। देखो तो सिंपल अगर मैं बात करूं तो देखो ये वेक्टर ए, देख लो ये अपना वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। तो देखो यहाँ पर ट्रायंगल लॉ अप्लाई कर सकता हूँ, वेक्टर ए और वेक्टर बी। तो इसका ट्रायंगल लॉ अगर मैं अप्लाई करूँ तो देख सकते हो ये यहाँ पर ट्रायंगल लॉ हो गया, जो कि इसका रिजल्टेंट बताएगा ये, ठीक है। अब बताओ इसका जो इन दोनों का रिजल्टेंट आया है, इसके साथ अगर सी वेक्टर को मिला करके अगर मैं एक बार और ट्रायंगल लॉ अप्लाई कर दूं तो इसका रिजल्टेंट ये बताएगा। अब इन दोनों का रिजल्टेंट देखो, एक और रिजल्टेंट आ गया। अब वो रिजल्टेंट और वेक्टर डी मिला करके फिर से एक बार ट्रायंगल लॉ अप्लाई करूंगा। देखो ये वेक्टर आर है और ये डी है, तो इसको अपोजिट डायरेक्शन में ये अपना फाइनल रिजल्टेंट वेक्टर देगा। चलो मैं आप लोगों को मार्क करके बताता हूं, देखो समझ में आएगा। ये वेक्टर ए और वेक्टर बी को मिला करके ये जो इसका रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के बराबर आएगा। अब सोचो ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी जो है उसको सी के साथ अगर मैं मिलाऊं तो इसके साथ एक और रिजल्टेंट आ जाएगा जो कि इस वेक्टर का सम, मतलब इन दोनों वेक्टर के सम के बराबर होगा, ठीक है। तो कितना होगा देख सकते हो, ए प्लस बी प्लस सी होगा, देख सकते हो। अब ये ए प्लस बी प्लस सी वाला जो वेक्टर दिख रहा है और वेक्टर डी के साथ एक बार फिर से ट्रायंगल लॉ अप्लाई करूंगा तो फाइनल क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो देख सकते हो इसका रिजल्टेंट आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो यही अपना पॉलीगन लॉ है जो कि आप लोग समझ सकते हो बहुत ही बढ़िया तरीके से। चलो यार एक और एग्जांपल लेते हैं ना, मजा आ रहा है करने में। चलो ठीक है, चलो अगर मैं आप लोगों को बहुत सारा वेक्टर दूं, ठीक है, चलो इस बार मैं आप लोगों को दिखाता हूं, देखो मजा आएगा। अगर सपोज करो कि मेरे पास ये वेक्टर ए है, ठीक है, और ये वेक्टर बी है, देख सकते हो ये अपना वेक्टर बी ले लिया, और ये अपना वेक्टर सी ले लिया। चलो एक और ले लेता हूँ, ये अपना वेक्टर डी है, देख लो ये अपना वेक्टर डी है। एक और ले लिया, चलो ये अपना वेक्टर ई है। चलो इतना सारा है, देख सकते हो। चलो मैं मार्क कर देता हूँ, ये अपना वेक्टर ए है,
ये वेक्टर बी है, ये अपना वेक्टर सी है, ये अपना वेक्टर डी है और ये अपना वेक्टर ई है। अगर मैं बोलूँ कि इसमें पॉलीगन लॉ अप्लाई करना है तो सिंपली क्या करना है, सारे वेक्टर को हेड टू टेल ज्वाइन कर देना है। चलो यार करते हैं, मजा आएगा। ठीक है, चलो तो सिंपली मैं सबका क्लोन ले लेता हूँ। ये रहा वेक्टर ए का क्लोन, देख सकते हो। चलो मैं यहाँ पर पॉलीगन लॉ अप्लाई कर रहा हूँ, देख सकते हो। ठीक है, वेक्टर बी का क्लोन ले लेता हूँ, देख सकते हो, और इसको हेड टू टेल यहाँ पर ज्वाइन करवा दूंगा, देख लो, ये मजा आ गया है ना। उसके बाद वेक्टर सी का क्लोन लेकर के देख लो, इसका हेड टू टेल यहाँ पर ज्वाइन करवा दिया, बहुत मजा आ रहा है। फिर वेक्टर डी का क्लोन लेकर के चलो यहाँ पर जो है इसको ज्वाइन करवा देना है, देख लो। ठीक है, ये रहा। उसके बाद ये वेक्टर ई का जो है क्लोन ले लिया। चलो अब इसको भी फाइनली मैं यहाँ पर ज्वाइन करवा दिया। क्या किया यार, कुछ भी नहीं किया, बस एक गेम खेल रहे हैं जिसमें क्या कर रहे हैं, सबका सर से पूंछ को मिला रहे हैं, है ना, सबका सर से पूंछ को मिला रहे हैं। इट मीन्स हेड टू टेल को ज्वाइन कर रहे हैं। अब देखो यार, नाम है पॉलीगन लॉ और ये क्लोज नहीं है, ओपन है। इसका मतलब है कहीं क्लोज करने के लिए मुझे यहाँ पर एक और लाइन ड्रॉ करना होगा, लेकिन शर्ते उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो सिंपल सा बात याद रख लो, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी, वेक्टर ई। अब बताओ, वेक्टर जो रिजल्टेंट वाला होगा वो उसी डायरेक्शन ऑफ सेंस में नहीं होगा, उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, बोले बोलना क्या चाह रहे हो, देखो सिंपल सा बात है। ये अपना वेक्टर ए था, ये बी था, ये सी वेक्टर था, ये अपना डी वेक्टर था और ये अपना ई वेक्टर है। जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा ना, देखो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा ना वो एक्चुअली में इसका ऑपोजिट इन डायरेक्शन होगा, देख सकते हो, ये वाला होगा। तो यही अपना रिजल्टेंट वेक्टर होगा जो सभी वेक्टर के सम के बराबर होगा। देख लो, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, देख लो। तो सिंपल सा मतलब है यार, सारे वेक्टर्स को हम लोग हेड टू टेल ज्वाइन करवा लेंगे। उसके बाद उसको क्लोज करने के लिए एक और मैं एरो डालूंगा, लेकिन शर्ते आपका दिमाग में एक घंटी बज जाना चाहिए कि जो डायरेक्शन होगा वो अपोजिट होगा। ठीक है, देख सकते हो सारा इस डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है। कौन सा डायरेक्शन, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ये अपना एंटी क्लॉकवाइज है। तो जो अगला वाला जो वेक्टर जो रिजल्टेंट बताएगा वो अपोजिट इन डायरेक्शन होगा। इट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज में नहीं डालना है, क्लॉकवाइज में डालना है। ठीक है, कैसे डालना है, क्लॉकवाइज में। ठीक है, चलो अच्छा मैं इसका उल्टा कर दिया क्या, ओहो एक मिनट, चलो मैं इसको थोड़ा रफ करता हूँ। देखो क्या हो गया इसका, अच्छा मैं सेम डायरेक्शन में ले लिया, तो सेम डायरेक्शन में नहीं होगा, इसको अपोजिट कर लेना। मिस्टेक हो गया, ये बोला सही था बट एक्चुअली में, चलो इसको मैं एरो इधर, चलो ये एरो ही कर देता हूँ ना इधर, देख ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा। ठीक है, जो सेम डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है वो रिजल्टेंट वही सेम डायरेक्शन को फॉलो नहीं करेगा, उसको अपोजिट होगा। ठीक है, तो ये होगा अपना आर रिजल्टेंट। यहाँ पर पूंछ है, पूंछ, ठीक है, ये पूंछ है। चलो तो सबको ऐड कर दो, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बार बार हम लोग ट्रायंगल लॉ ही अप्लाई कर रहे हैं, समझना बात को। देखो सिंपली बात अगर करें तो यहाँ पर देखो आप लोग को समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो सिंपल सा बात, वेक्टर ए और वेक्टर बी को मिला करके हम लोग यहाँ पर एक बार ट्रायंगल लॉ अप्लाई कर लो, क्या आएगा रिजल्ट, ए प्लस बी, इन दोनों का सम आएगा। अच्छा इसका जो रिजल्टेंट है सी वेक्टर के साथ एक बार फिर से ट्रायंगल लॉ अप्लाई कर लो, तो क्या आ जाएगा, इसका रिजल्टेंट प्लस सी वेक्टर का सम। अच्छा इसको और वेक्टर डी को मिला करके एक बार और ट्रायंगल लॉ अप्लाई कर लो, देख लो इसका रिजल्टेंट आ जाएगा। इसका रिजल्टेंट और वेक्टर ई को मिला करके फिर इसका रिजल्टेंट निकाल लो। देखो बार बार हम लोग ट्रायंगल लॉ को ही अप्लाई कर रहे हैं, तो आप लोग को ये बात तो फील आ गया होगा कि पॉलीगन लॉ कुछ नहीं है, वो एक्सटेंशन है ट्रायंगल लॉ का ही। अगर मेरे पास बहुत सारा वेक्टर्स आ जाता है तो सारे वेक्टर्स को हम लोग हेड टू टेल मिलाएंगे, उसके बाद जो ऑपोजिट इन डायरेक्शन में होगा, जो पॉलीगन को कंप्लीट कर रहा होगा, वही मेरा रिजल्टेंट वेक्टर होगा और सभी वेक्टर के सम के बराबर होगा। चलो यार मजा आ गया बहुत। ठीक है, चलो अब देखो आगे हम लोग बात करते हैं। आगे हमारा क्या था, ये आते हैं। देखो टॉपिक है एनालिटिकल मेथड टू फाइंड रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर। तो यार बताओ, हम लोग सिर्फ डायग्राम बना करके नहीं ना रहेंगे, हम लोग को सिर्फ रिजल्टेंट के लिए एक मैथमेटिकल फॉर्मूला चाहिए। तो चलो हम लोग उसको बहुत ही शानदार वे में समझने का कोशिश करते हैं। पहले हम लोग एक ड्रॉ करते हैं डायग्राम। ठीक है, तो चलो ट्रायंगल लॉ को हम लोग प्रूव करेंगे कि मैथमेटिकली हम लोग उसको कैसे समझ सकते हैं। अगर मेरे पास कोई दो वेक्टर है तो उसका रिजल्टेंट कैसे निकाला जाए मैथमेटिकली। ठीक है, चलो हम लोग बहुत ही शानदार वे में समझने वाले हैं। चलो देखो सिंपल सा बात है, बोले क्या सिंपल सा बात है यार बताओ। देखो पहले मैं ट्रायंगल लॉ बनाता हूँ, ठीक है, यहाँ पर डायग्राम बनाता हूँ। देखो ये अपना वेक्टर ए है, ठीक है, ये अपना क्या है, वेक्टर ए है। चलो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर पीछे कर दिया। अच्छा इसको मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए, एकदम शानदार वे में समझेंगे, एकदम बिंदास रहो। ठीक है, चलो दूसरा वेक्टर मैं लेता हूँ। ठीक है, दूसरा वेक्टर ये रहा, देखो ये रहा अपना दूसरा वेक्टर। इसको भी मैं, अच्छा तीसरा वेक्टर भी ले लेता हूँ। चलो देख लो ये अपना ट्रायंगल लॉ कंप्लीट हो गया। चलो इसको मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ। ठीक है, इसको भी, चलो इसको भी डार्क कर दिया। चलो तब आप लोग को ज़्यादा अच्छे से फील आएगा। चलो उधर फ्रेम में दिख रहा है, हाँ चलो थोड़ा सा इधर करने की ज़रूरत है, नहीं चलो मैं कर देता हूँ। चलो एकदम शानदार वे में समझेंगे, देख लो।
ये रहा, ये मज़ा आ गया, देख लो। ठीक है, तो देखो अब सिंपली क्या है, ये अपना वेक्टर ए है और ये अपना वेक्टर बी है और ये अपना रिजल्टेंट वेक्टर है जो दोनों वेक्टर के सम के बराबर होगा। ये अपना ट्रायंगल लॉ होता है यार, जो कि हम लोग पढ़े हैं, लेकिन हम लोग इसको मैथमेटिकली समझने वाले हैं। ठीक है, चलो अब मैं इसको क्या करूँगा ना, पहले मैं डॉटेड लाइन से इसको थोड़ा सा दिखाता हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए। देखो चलो यहाँ पर क्या कर दिया, मैं इसका डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर दिया। अच्छा, यहाँ से भी डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर दो। देखो यहाँ पर एक परपेंडिकुलर होगा जो कि आप लोग देख सकते हो। चलो मैं डार्क कर दूँ क्या इसको, चलो देख सकते हो। तो देखो यार मैं यहाँ पर क्या कर दिया, ये नाम दे देता हूँ। चलो ये अपना O है और ये अपना A है और ये अपना B है। ठीक है, और चलो मैं इसको नाम दे देता हूँ M। चलो बहुत बढ़िया। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब कुछ नहीं होगा। देखो अब बहुत ही सिंपल वे में आप लोग इसको प्रूफ कर पाओगे। ठीक है, देखो सिंपल है, एकदम बहुत सिंपल है। देखो आप लोग को ये बात ध्यान में आना चाहिए कि देखो ये दो वेक्टर जो होगा ना, वेक्टर बी, देख लो ये वाला पार्ट अगर मैं यहाँ से टेल टू टेल मिला दूं तो उसका एंगल बिटवीन टू वेक्टर होता है। इट मीन्स यार अगर इसका पैरेलल अगर क्लोन लूं मैं तो यहाँ पर जो एंगल बनाएगा वही अपना एंगल बिटवीन टू वेक्टर होगा। और चूंकि यार इसी का पैरेलल है ये, तो बोल सकते हैं कि ये भी एंगल कितना होगा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर होगा, जो कि थीटा से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चलो यार बहुत बढ़िया। अब क्या करें, अब क्या करें, अब देखो इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर है इसको हम लोग दिखा रहे हैं यहाँ पर अल्फा एंगल है। क्या है, अल्फा एंगल। अभी हम लोगों को मैग्नीट्यूड से मतलब है, इसलिए मैं क्या करूंगा, सभी वेक्टर को जो है मैग्नीट्यूड वाइज इसको रिप्रेजेंट करूंगा। देखो सिंपल सा बात है, अगर मैं बोलूँ कि OA वेक्टर को लिखूँ, देखो OA वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखूँ, देख लो तो मैग्नीट्यूड ऐसे लिखो या फिर A वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऐसे लिखो, बट इतना लंबा चौड़ा नहीं, सिंपली मैं इसको A बोलूंगा। ठीक है, OA वेक्टर यानी A वेक्टर को मैं उसका अगर मैग्नीट्यूड चाहिए तो क्या बोलूंगा, A होगा। ठीक है, क्या होगा, A। उसी तरह से AB वेक्टर जो दिख रहा है आपका, देख लो जो AB वेक्टर दिख रहा है, ठीक है, उसका मैं मैग्नीट्यूड निकालूं तो अपना AB वेक्टर का देखो वेक्टर B था, तो वेक्टर B का मैग्नीट्यूड बोलो या फिर सिंपली मैं इसको B बोलूंगा, बात एक ही है। ठीक है, ठीक उसी तरह से OB वेक्टर जो है अपना, देख सकते हो। ठीक है, OB वेक्टर जो कि अपना रिजल्टेंट है, तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो या फिर सिंपली R ऐसे लिख दो, कोई मतलब नहीं है, दोनों का मतलब सेम ही होता है। तो सिंपल सा बात, मैं OA वेक्टर का मैग्नीट्यूड को सिंपली A लिखूंगा और AB वेक्टर यानी B वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड को मैं सिंपली B लिखूंगा, और OB वेक्टर यानी जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसको मैं सिंपली उसका मैग्नीट्यूड को R से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, ताकि हम लोग उतना बार बार जो है एरो वगैरह दिखाने की जरूरत ना पड़े। चलो बहुत बढ़िया। अब क्या करें, अब देखो अब सिंपली हम लोग को प्रूव करना है। देखो यार प्रूफ बहुत इजी है ना, एकदम घबराना मत, बहुत ही आसान तरीका, और सिस्टमैटिक वे में अगर आप लोग फॉलो करोगे तो आप लोग यार अभी देखते ही देखते में आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो देखो सबसे पहली बात तो ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है ना, OBM, देख लो OBM, यहाँ देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, तो इन ट्रायंगल OBM क्या करेंगे, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, है ना, जो कि आप लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से जानते हो। चलो लगाओ, क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करें, अब क्या करें, देख लो हाइपोटेन्यूज कौन है, देख सकते हो ये अपना है। ठीक है, इट मीन्स R का स्क्वायर होगा। ठीक है, परपेंडिकुलर कौन है, देख सकते हो ये BM का स्क्वायर है, देख सकते हो क्या है अपना BM का स्क्वायर, प्लस बेस कौन है, बेस हो गया अपना OM का स्क्वायर, देख लो है ना, OM का होल स्क्वायर। देखो अब देखो ये जो R स्क्वायर है वो BM को तो BM ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब जरा बताओ क्या OM को, देखो O से M यहाँ से यहाँ तक है, क्या OM को OA प्लस AM लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, देख सकते हो OA ये वाला पार्ट देख लो, ये OA प्लस AM, ये दोनों को तोड़ करके लिखा जा सकता है यार, बोले हाँ लिखा जा सकता है, बिल्कुल सही। तो OM को हम लोग लिखेंगे OA प्लस AM और इसका होल स्क्वायर है, देख सकते हो। अब इसको हम लोग A प्लस B का होल स्क्वायर में ब्रेक कर देंगे, बोले इससे फायदा क्या होगा, देख सकते हो। तो ये अपना BM का स्क्वायर हो गया, ठीक है, प्लस ये हो गया OA का स्क्वायर, प्लस ये हो गया AM का स्क्वायर, देख सकते हो AM का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू OA इंटू AM। ठीक है, 2 इंटू OA इंटू AM। ठीक है, ये हो गया। अब देखो इसको मैं थोड़ा सा कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं क्या कर लेता हूँ, कॉपी, ताकि नेक्स्ट स्लाइड में मैं इसको कॉपी कर पाऊँ। देखो तो बहुत ही सिंपल है, इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ। ठीक है, ऊपर मतलब वो ऊपर नहीं, जिंदा है ये, है ना, मरा नहीं है। चलो चलो बहुत बढ़िया। अब क्या करें, अब देखो सिंपली R जो स्क्वायर है देख सकते हो, BM अपना पता नहीं है तो इसको छोड़ दो, BM का स्क्वायर ही रहने दो। बट हाँ यार OA कौन था अपना, जरा देखो OA को पहचानो, कहाँ चला गया भाई,
चलो मैं यहाँ से दिखाता हूँ, ठीक है। अपना OA को पहचानो। अच्छा यहाँ आ गया भाई साहब, हाँ OA कौन है, मैग्नीट्यूड ऑफ A है, तो इसको हम लोग A लिखेंगे और AB को B लिखेंगे और OB को R लिखेंगे, ठीक है। चलो इसको रिप्लेस कर देते हैं पहले। तो OA कौन है A स्क्वायर प्लस AM कौन है नहीं पता, ये तो अपना अननोन है, ठीक है। तो AM स्क्वायर रहने दो प्लस 2 इंटू OA तो अपना A है और AM तो पता नहीं, इसको छोड़ दो, ठीक है। तो ये आ गया अपना इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। सिंपल सा बात है, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में छोड़ दिए। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग को BM का वैल्यू और AM का वैल्यू पता नहीं है। बस सिंपली अगर मुझे किसी तरह BM का वैल्यू और AM का वैल्यू मिल जाए तो हम लोग यहाँ पर पुट करके आसानी से सॉल्व कर देंगे। बोले हाँ यार बात तो सही है, अब क्या करें। अब देखो आते हैं इसी डायग्राम पे, ठीक है, जहाँ पर हम लोग डायग्राम बनाए थे। अब देखो यार इसको आप लोग नोट कर लो, मैं यहाँ पर रफ करूँगा, ठीक है। चलो मैं यहीं पर प्रूफ कर दूंगा बहुत ही सिंपल वे में। चलो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब देखो मैं यहाँ पर ना इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है। चलो इसको रफ करता हूँ। चलो देखो अब सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर देख लो। अब इस ट्रायंगल में देख लो, इस ट्रायंगल में है ना, इन ट्रायंगल BAM है ना, बाम इन ट्रायंगल BAM, देख लो BAM। इसमें क्या करने वाले हैं, सिंपली अगर मुझे चाहिए एक बार देखो एक बार तो मुझे चाहिए AM का वैल्यू और एक बार चाहिए BM का वैल्यू। तो देखो ये अपना राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पर अगर मैं एक बार मुझे चाहिए सिर्फ BM, तो साइन थीटा अगर लगाऊंगा तो P/H, जो कि H का वैल्यू मुझे पता है हाइपोटेन्यूज का, लेकिन ये परपेंडिकुलर नहीं पता। चलो यहाँ पर अगर मैं साइन थीटा अप्लाई करता हूँ तो P/H, P कौन है अपना BM है, देख सकते हो है ना, BM बाई हाइपोटेन्यूज कौन है AB, जो कि इसका मैग्नीट्यूड है B के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से BM का वैल्यू मुझे मिल गया, कितना हो जाएगा B साइन थीटा, देख सकते हो। उसी तरह से अगर मैं उसी ट्रायंगल में अगर कॉस थीटा अप्लाई कर दूं तो B/H होगा, देख सकते हो। तो B अपना AM हो गया। क्यों? क्योंकि थीटा के ऑपोजिट परपेंडिकुलर होता है और 90 का ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज होता है, और जो बच गया वो बेस होगा, तो AM और हाइपोटेन्यूज कौन है B है। तो देख सकते हो यहाँ से मैं AM का भी वैल्यू निकाल लिया, कितना आ जाएगा B कॉस थीटा आ जाएगा। तो यहाँ से मैं BM और AM का वैल्यू फाइंड आउट कर चुका हूँ, ठीक है। अब देखो यार मेरे पास जो रिजल्टेंट आया था ना वो क्या आया था, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। देखो क्या है अपना रिजल्टेंट, R स्क्वायर इज इक्वल टू, देख सकते हो क्या था, R स्क्वायर इज इक्वल टू BM का स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर, ठीक है। BM का स्क्वायर देख लो, BM का स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर, ठीक है। A स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर, ठीक है, AM का स्क्वायर, और प्लस में आगे भी था क्या, प्लस 2A इंटू AM, देख लो प्लस 2 इंटू A इंटू AM। अब देखो यार सिंपली यहाँ पर मुझे BM और AM का वैल्यू चाहिए था, जो कि मैं यहाँ पर निकाल चुका हूँ, है ना। BM का वैल्यू आ गया B साइन थीटा और AM का वैल्यू आ गया B कॉस थीटा। चलो अब हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे, देखो ठीक है। तो इधर आप लोग का स्क्रीन यहाँ पर दिख रहा है, देखो। तो R स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो BM का जगह लिख देंगे B साइन थीटा, देख सकते हो। तो B साइन थीटा का होल स्क्वायर, देख सकते हो, प्लस A स्क्वायर तो था ही, प्लस AM का स्क्वायर, AM है अपना B कॉस थीटा, देख सकते हो। तो B कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, देख सकते हो, प्लस 2A, और AM का वैल्यू देखो यहाँ पर B कॉस थीटा पुट कर दिया। चलो बहुत बढ़िया। अब जरा सोचो ये अपना R स्क्वायर जो आएगा वो क्या आएगा, A स्क्वायर को पहले मैं लिख देता हूँ। चलो ये क्या बन गया, B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, देखो B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, प्लस अब देखो ये B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, देख लो B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस 2AB कॉस थीटा, ठीक है, 2AB कॉस थीटा। ये आ गया आपका रिजल्ट। अब देखो यार यहाँ से अगर मैं B स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो रिजल्टेंट का स्क्वायर अपने पास क्या आ जाएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी होता है जो कि 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो 1 हो गया ये, प्लस 2AB कॉस थीटा। देख लो यार अब मेरे पास पता है रिजल्ट क्या आया है, चलो मैं नेक्स्ट में लिखता हूँ। देखो तो मेरे पास रिजल्टेंट का जो स्क्वायर है वो आया है अपने पास A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा, ठीक है। अगर मैं इसका स्क्वायर हटा दूं तो उधर जाकर के रूट, देख सकते हो। तो ये क्या बन गया, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा, और यही पता है मेरा रिजल्टेंट है, ठीक है। यही मेरा क्या है, रिजल्टेंट है, ठीक है। यही अपना रिजल्टेंट है, देख सकते हो। तो ये अपना रिजल्टेंट आ गया। अब ये पता है मेरे पास ना एक ऐसा मैथमेटिकल फॉर्मूला आ गया जो हर एक के लिए एप्लीकेबल होगा। बोले हर एक के लिए एप्लीकेबल, इट मीन्स अब देखो यार मैं बताया था कि अगर मेरे पास सपोज दैट कि अगर कोई बॉडी है, ठीक है, अगर मैं इस पर 2 फोर्स लगाता हूँ, एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर, तो मुझे पता है कि ये बॉडी जो है ना कहीं ना कहीं दोनों वेक्टर के बीच में ही जाएगा, लेकिन किधर जाएगा और कितना मैग्नीट्यूड से जाएगा वो अब मैं मैग्नीट्यूड तो निकाल चुका हूँ, बट किस डायरेक्शन से जाएगा, कितना एंगल होगा वो मुझे पता नहीं है। चलो अब हम लोग इसको डायरेक्शन भी फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। चलो तो डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए बहुत सिंपल सा तरीका है। देखो आते हैं फिर से ट्रायंगल वाले पे, कहाँ गया भाई साहब, हाँ देख सकते हो।
देखो अगर मैं इसका डायरेक्शन निकालूंगा ना तो ये अल्फा एंगल मुझे चाहिए है ना, तो टेन अल्फा लगा दो, टेन अल्फा क्या होगा P बाई बी, तो टेन अल्फा हो जाएगा है ना BM बाई बेस कौन हो जाएगा OM। ठीक है, तो चलो यहाँ पर मैं टेन अल्फा को लगा करके यहाँ पर आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ फॉर डायरेक्शन है ना, क्या लगाऊंगा फॉर डायरेक्शन। कॉपी पेस्ट कर लूँ क्या डायग्राम को, चलो मैं कर लेता हूँ कॉपी पेस्ट, तब आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से फील आएगा। चलो देखो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर ले रहा हूँ, चलो कॉपी, चलो यहाँ पर कॉपी कर रहा हूँ, चलो कॉपी, देख सकते हो तो ये अपना डायग्राम जो है यहाँ पर कॉपी हो गया है। ठीक है, क्या हो गया ये, चलो डायग्राम को मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। चलो छोड़ो डायग्राम तो हटाओ, यहाँ पर नहीं आ रहा है तो देख लेते हैं एक बार फिर से ट्राई करते हैं इसको। ठीक है, चलो इसको हम लोग नेक्स्ट पेज पे कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखो तो चलो इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर जल्दी से फटाक से, तब जो है आप लोगों को समझ में आएगा है ना। कॉपी टू ऐड पेज और ये रहा कॉपी। चलो डायरेक्शन के लिए देखो क्या आएगा। ठीक है, रिजल्टेंट तो फाइंड आउट कर लिए। अब देखो डायरेक्शन के लिए मैंने यहाँ पर टेन अल्फा लगाऊंगा, तो देखो टेन अल्फा लगाने से यहाँ से मुझे अल्फा पता चल जाएगा जो कि P बाई बी होता है। तो देखो परपेंडिकुलर हो गया अपना BM, देख सकते हो क्या हो जाएगा BM, और बेस क्या होगा देख सकते हो यहाँ पर O था अपना। ठीक है, तो OM हो जाएगा, देख सकते हो क्या हो जाएगा OM। तो देखो यार टेन अल्फा जो है ना वो यहाँ पर BM आ गया। BM का वैल्यू हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं, देख सकते हो है ना। BM का वैल्यू अपना कितना आया था, देख सकते हो BM का वैल्यू आया था अपना B साइन थीटा। ठीक है, तो कितना आ गया था B साइन थीटा, देख लो। चलो अभी इसको BM ही रहने देता हूँ। अब देखो OM को क्या हम लोग लिख सकते हैं फिर से OA प्लस AM, बोले हाँ यार लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं OA प्लस AM। चलो अब देखो यहाँ से टेन अल्फा जो होगा ना वो क्या हो जाएगा BM है अपना B साइन थीटा डिवाइडेड बाई, और OA तो अपना मैग्नीट्यूड ऑफ A है, देख लो ये अपना A का मैग्नीट्यूड जिसको हम लोग A से दिखाएंगे, और AM का वैल्यू था B कॉस थीटा, देख लो। तो ये आ गया आपका रिजल्टेंट। ठीक है, क्या आ गया किसका, डायरेक्शन के लिए। अगर आपको डायरेक्शन चाहिए तो ये वाला यूज़ करोगे है ना डायरेक्शन के लिए। अब सिंपल सा बात है, चलो मैं आप लोगों को थोड़ा सा फील दिलवाता हूँ। देखो ठीक है, हम लोग आते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखो यार आप लोग को समझ में आना चाहिए, चलो मैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पहले मैं आप लोग को देता हूँ, उसके बाद आप लोगों को फील आएगा। ठीक है, तो फील आने के लिए ना आप लोग को पहले समझना होगा। देखो अगर मेरे पास सपोज करो कि एक बॉडी है, एक बॉडी पे अगर मेरे पास दो फोर्स लग रहा है, दो वेक्टर है, तो वो बॉडी पता है कहाँ जाएगा, कहीं ना कहीं दोनों के बीच में जाएगा। और वो एग्जैक्ट पता है कौन बताता है, ट्रायंगल लॉ बताता है। और अगर मैथमेटिकली निकालना है तो वो एनालिटिकल लॉ होगा, जो कि ये एंगल कितना होगा ये अल्फा हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब आप लोग के पास देखो अगर किसी बॉडी पे चाहे फोर्स कैसा भी लगे, कोई भी एंगल में क्यों ना लगे, तो आपके पास अब मैथमेटिकल फॉर्मूला है जो कि आप लोग उसको सॉल्व कर सकते हो। रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या आया था याद करो आप लोग, रूट अंडर में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये आ गया आपका रिजल्टेंट। ठीक है, जो कि मैग्नीट्यूड बताएगा। लेकिन अगर आपको डायरेक्शन चाहिए तो डायरेक्शन के लिए आप लोग टेन अल्फा का जो फॉर्मूला भी हम लोग निकाले हैं क्या था, b साइन थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस बी कॉस थीटा, देख सकते हो है ना, a प्लस बी कॉस थीटा। अब देखो बच्चे लोग इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पाल लेते हैं अपने अंदर कि सर साइन ऊपर था या कॉस ऊपर था। तो जरा यार दिमाग लगाओ ना, टेन थीटा होता है साइन बाय कॉस, तो साइन ऊपर होगा कॉस नीचे होगा, बस ये झमेला अब आप लोग नहीं पालोगे। ठीक है, टेन चाहिए तो साइन बाय कॉस, तो b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा होगा। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो इसका मैं फ़ायदा बताता हूँ। बोले फ़ायदा, क्या फ़ायदा, देखो फ़ायदा तो बहुत है यार, बिना फ़ायदा का हम लोग थोड़ी कुछ काम करेंगे। देखो क्या आप लोग को इतना बात पता है कि अगर एंगल तो आप लोग को पता होगा यार कि अगर सपोज दैट, चलो मैं थोड़ा सा आप लोग को इसमें भी फील दिलवा देता हूँ। देखो अगर मेरे पास दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में, तो पता है दोनों के बीच का एंगल कितना होता है। चलो मैं सारा कंडीशन ले रहा हूँ, एक कंडीशन नंबर 1, और अगर दो वेक्टर अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तब क्या होगा, और दो वेक्टर अगर इस टाइप में होगा तो क्या होगा, देख सकते हो। तो बताओ, देखो सिंपल सा बात है, अगर दोनों वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में होगा तो दोनों का बीच का एंगल होता है 0 डिग्री। बोले हाँ ये बात तो पता है। लेकिन अगर दोनों वेक्टर अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है तो दोनों का बीच का एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। थीटा कितना होता है, 180 डिग्री। और आप लोग को ये बात पता होना चाहिए कि cos 180 का वैल्यू होता है -1 और cos 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1। बोले आप ये क्यों बता रहे हो यार, देखो अभी cos में ही आएगा ना, रिजल्टेंट का फॉर्मूला आया था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा रूट अंडर में, तो cos थीटा का वैल्यू हम लोग को पता होना चाहिए। और अगर यहाँ देखो दोनों वेक्टर अगर ऐसा होगा तो इसका मतलब 90 डिग्री है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि cos 90 का वैल्यू होता है 0, ये बात आप लोग को पता है। ठीक है, चलो इतना बात पहले आप लोग नोट कर लो। ठीक है, क्योंकि ये अभी यूज़ होगा, तभी आप लोग जो है इसका फील ले पाओगे कि एक्चुअली में वेक्टर का रिजल्टेंट जो है क्या निकाल रहा है और क्यों हम लोगों को ज़रूरत पड़ा। चलो
अब देखो, अब हम लोग आते हैं डायरेक्टली नेक्स्ट पेज पे। देखो सिंपल सी बात है, चलो मैं पहले कंडीशन नंबर 1 लेता हूँ, ठीक है। कंडीशन नंबर 1, ठीक है। देखो कंडीशन नंबर 1 क्या है अपने पास कि सपोज करो, ठीक है, क्या करो, सपोज कि मेरे पास ना एक लाइन है, ठीक है। क्या है? एक लाइन है, एक लाइन और यहाँ पर एक ब्लॉक है, ठीक है। क्या है? एक ब्लॉक है। चलो हम लोग इसको बहुत ही शानदार वे में, चलो यहाँ पर बना के तो नहीं दिया डायग्राम, चलो हम लोग इसको अपने से बना लेते हैं, ठीक है। चलो देखो कंडीशन नंबर 1 में क्या ले रहे हैं हम लोग, देखो कंडीशन है ना, कंडीशन नंबर 1। देखो कंडीशन नंबर 1 क्या है कि अगर सपोज कि मेरे पास ना एक ब्लॉक है, क्या है? एक ब्लॉक है। अगर मैं इस पर 2 फोर्स लगाता हूँ, सपोज दैट कि एक 2 न्यूटन का और एक 3 न्यूटन का, है ना, 2 फोर्स लगा रहा हूँ। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि बताओ इसका जो है नेट रिजल्टेंट कितना होगा, ठीक है, तो आप लोग यार ये बात समझ सकते हो कि नेट रिजल्टेंट के लिए हम लोग जब सेम डायरेक्शन में होता है तो डायरेक्टली ऐड कर देते हैं। तो आप लोग बता सकते हो यहाँ पर बहुत ईजिली, ये मान लो अपना F1 फोर्स है और ये मान लो अपना F2 फोर्स है, तो F नेट जो होगा, ठीक है, नेट फोर्स जो होगा वो दोनों को जोड़ देंगे, इट मीन्स 2 + 3, ठीक है, तो टोटल आ जाएगा 5 न्यूटन। अब देखो ये तो हम लोग ऐड कर दिए, लेकिन पता है आप लोग ये फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो, ठीक है, रूट अंडर में a² + b² + 2ab cos थीटा, देख सकते हो, ठीक है। अब जरा बताओ, अभी मैं बताया था कि जब दोनों वेक्टर का डायरेक्शन अगर सेम होता है तो एंगल 0 होता है। बोले हाँ यार, और a का वैल्यू 2 है, a और b फॉर्मूला में मत रटो यार, ऐसे a और b कुछ भी हो सकता है, F1 F2 हो सकता है, V1 V2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप लोग फॉर्मूला रट लेते हो, बोले सर फॉर्मूला तो a और b में दिया है और यहाँ F1 और F2 दिया हुआ है, यार कोई भी वेक्टर हो सकता है, ठीक है। ये बात आप लोगों को एकदम फील के साथ समझ में आना चाहिए। तो a का वैल्यू है 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस b का वैल्यू देख लो कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 × 2 × 3 और cos 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1, ठीक है। क्यों 0 लिया? क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है और डायरेक्शन सेम तो एंगल 0 होता है। देख लो 2 का स्क्वायर 4 + 9, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, cos 0 तो 1 हो गया। देखो 12 और 4 16, 16 4 20 25, कितना आएगा 25, और 25 कितना होता है 5 होता है। देखो यार ये एक मेरे पास ऐसा रामबाण फॉर्मूला आ गया ना जो किसी भी के लिए हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, चाहे सेम डायरेक्शन हो, बट यार सेम डायरेक्शन में करेंगे नहीं, उतना थोड़ी हम लोग टाइम वेस्ट करेंगे। ये तो फील दिलवा रहा हूँ कि ये फॉर्मूला बिल्कुल सही आया है, जो कि रियल लाइफ में हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर सेम डायरेक्शन में है तो मेरे पास तो उससे बढ़िया तरीका है कि डायरेक्टली हम लोग दोनों फोर्सेस को ऐड कर देंगे, लेकिन मैं फॉर्मूला का यूज़ करके इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग को ये फील आ जाए कि ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है, और ये फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला है जो कल के दिन किसी 2 फोर्स अगर किसी एंगल में आ जाए तो भी हम लोग उसको अप्लाई कर सकते हैं। चलो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन, ऑपोजिट डायरेक्शन वाला, ठीक है। चलो देखो कंडीशन नंबर 2, ठीक है, कंडीशन नंबर 2, ठीक है। तो कंडीशन नंबर 2 क्या है देख सकते हो, अगर मेरे पास सपोज कि वही बॉक्स है, ठीक है, अब सपोज कि एक F1 फोर्स लग रहा है इधर 3 न्यूटन का और F2 फोर्स लग रहा है इधर 2 न्यूटन का, ठीक है। तो बताओ इस पे नेट फोर्स कितना लगेगा? तो आप लोग ऑफ कोर्स बोलोगे कि 1 न्यूटन। क्यों? क्योंकि 3 न्यूटन वाला को 2 न्यूटन न्यूट्रलाइज करने का कोशिश करेगा, लेकिन 1 न्यूटन अभी भी इफेक्टिव इधर आएगा। इसका मतलब है कि जब भी मेरे पास 2 फोर्स ऑपोजिट इन डायरेक्शन में होता है तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, बड़ा वाला में से छोटा वाला, तो 1 न्यूटन आया, लेकिन डायरेक्शन किधर आएगा? बड़े वाले फोर्स की तरफ। बोले हाँ यार ये बात तो पता है, लेकिन चलो हम लोग इसको रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला से अप्लाई करके देखते हैं क्या आ रहा है। a² + b² + 2ab cos थीटा, देख सकते हो, ठीक है। तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा देख सकते हो, a² बोले तो 3 का स्क्वायर प्लस b² बोले तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 × a का वैल्यू 3 × b का वैल्यू 2 और cos 180, और cos 180 का वैल्यू बताया था -1 होता है, ठीक है। हालांकि मैं एक वीडियो भी बना दूंगा कि एंगल को हम लोग कैसे बहुत ही ईजिली हम लोग याद रख सकते हैं, चाहे कोई सा भी एंगल दे ट्रिग्नोमेट्री का, है ना, 11,050 डिग्री ही क्यों ना दे दे, तो मैं भी इसका भी वीडियो बना दूंगा, बहुत ही मजा आएगा आप लोग को। देखो अभी फिलहाल के लिए आप लोग याद रखो, देखो तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 × 2 = 6 × 2 = 12, और देखो cos 180 का वैल्यू हो गया -1, तो कितना आ जाएगा 9 + 4 13, और ये प्लस माइनस हो गया -12, जो कि देख लो 1 न्यूटन का आ गया। तो नेट तो हम लोग डायरेक्टली यार ऐसे ही निकाल लेंगे। ये फॉर्मूला तो तब अप्लाई करेंगे जब दोनों फोर्सेस के बीच में कुछ एंगल दिया हुआ हो, ठीक है। चलो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पेज पे, जो कि कंडीशन नंबर 3 है अपना, ठीक है, कंडीशन नंबर 3, ठीक है। अब देखो कंडीशन नंबर 3 क्या है, देखो समझना बात को। अगर मेरे पास एक ब्लॉक है, ठीक है, एक फोर्स इधर लग रहा है मान लो 3 न्यूटन का, जो कि अपना F1 फोर्स है, और दूसरा फोर्स लग रहा है F2 फोर्स, जो कि 2 न्यूटन है, और दोनों का बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। तो देखो यार सिंपल सा बात है, रिजल्टेंट का फॉर्मूला आप लोग पढ़े हो। अब हम लोग यहाँ पर जो है
हम लोग के पास कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं था। जब कोई दो फोर्स किसी बॉडी पे किसी एंगल पे अप्लाई हो तो वहाँ पर मेरे पास कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं था, लेकिन अब हम लोग के पास मैथमेटिकल फॉर्मूला आ चुका है जो भी किसी के लिए भी एप्लीकेबल होगा वो, ठीक है, चाहे वो सेम डायरेक्शन में हो या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में हो या फिर दो फोर्स किसी एंगल में हो। लेकिन जब सेम और ऑपोजिट होगा तो डायरेक्टली हम लोग यार दिमाग से कर लेंगे, ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। चलो देखो सिंपल सा बात है, देखो a² + b² + 2ab cos 90, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल 90 है और cos 90 तो 0 होता है, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, रूट अंडर में 3 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर, है ना, 9 + 4, ठीक है, 9 + 4 तो कितना आ जाएगा, रूट अंडर में 13। तो ये आ जाएगा आपका रिजल्टेंट। देखो यार, अब मैं आप लोगों को ना एक कंडीशन बता रहा हूँ ताकि आप लोग मैथमेटिक्स को, मतलब जो मैथमेटिकल फिजिक्स है उसका अगर न्यूमेरिकल आएगा वेक्टर में तो आप लोग बहुत ही शानदार वे में आप लोग सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। चलो अब मैं कंडीशन बताता हूँ, ये तो मैं फील दिलवाने की कोशिश किया कि आप लोग को थोड़ा बहुत फील आ जाए कि ये फॉर्मूला है क्या। देखो फिर हम लोग बहुत सारा न्यूमेरिकल भी करेंगे। देखो कंडीशन नंबर 1 ये है, कंडीशन नंबर 1 ये है, देखो सपोज करो ना कि अगर मेरे पास एक बॉक्स है, ठीक है, क्या है, एक बॉक्स है, ठीक। अब दो फोर्स लग रहा है इसमें, मान लिया जाए एक ए लग रहा है और एक बी लग रहा है, ठीक है, दो फोर्स लग रहा है जो कि सेम डायरेक्शन में है। यार ये तो आप लोग पहले से ही जानते हो कि इसका जो नेट फोर्स होगा, ठीक है, एफ नेट होगा वो a + b होगा, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है तो वो ऐड हो जाएगा। अब पता है ये फॉर्मूला कहाँ से आया, उसी फॉर्मूला से आया है ना, रिजल्टेंट वाला से। बोले कैसे, देखो रिजल्टेंट होता है रूट अंडर में a² + b² + 2ab cos 0 डिग्री। क्यों होगा 0, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट हो जाएगा वो हो जाएगा अपना, देख सकते हो, a² + b² + 2ab cos 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 होता है, देख सकते हो। तो देखो यार सिंपल सा बात है, a² + b² तो पहले से ही है, ठीक है। अब देखो ये +2ab बन गया। अब जरा आप लोग थोड़ा दिमाग पे जोर डालो, ये फॉर्मूला आप लोग बहुत पहले से जानते हो, a² + b² + 2ab होता है a + b का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आप लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से बचपन से ही रटते आ रहे हो अलजेब्रा में, ठीक है, कि a + b का होल स्क्वायर होता है a² + 2ab + b²। तो क्या मैं इसको वापस a + b का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो क्या हो जाएगा, ये इसको मैं लिख सकता हूँ a + b का होल स्क्वायर, ठीक है। अब जब भी रूट में अगर स्क्वायर होता है तो एक टर्म बाहर निकल जाएगा, तो देखो यार रिजल्टेंट तो अपना आ जाएगा a + b। और ये तो हम लोग पहले से ही जानते थे कि अगर किसी बॉडी पे अगर दो फोर्सेज अगर सेम डायरेक्शन में लगता है तो नेट निकालने के लिए हम लोग डायरेक्टली ऐड कर देते हैं। और आप लोग को ये फील आ गया होगा कि ये फॉर्मूला जो है कहाँ से आया। तो एक्चुअल फॉर्मूला मेरे पास यही है कि रूट अंडर में a² + b² + 2ab cos थीटा होता है। अब चलो हम लोग आते हैं कंडीशन नंबर 2 पे, ठीक है, जो आप लोग ये रटे हो कि जब किसी बॉडी पे दो फोर्स अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है तो नेट निकालने के लिए हम लोग वहाँ पर सब्ट्रैक्ट करते हैं, बड़ा वाला में से छोटा वाला फोर्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। चलो अब इसको भी हम लोग थोड़ा इससे फील ले लेते हैं, ठीक है, फील जरूरी है। देखो कंडीशन नंबर 2, तो कंडीशन नंबर 2 क्या है अपने पास, सपोज करो कि मेरे पास एक ब्लॉक है, वही सेम टू सेम, ठीक। अब एक फोर्स लग रहा है A और दूसरा फोर्स लग रहा है B। अब देखो यार यहाँ पर हम लोग वेरिएबल के साथ खेल रहे हैं तो हम लोग को ये पता होना चाहिए कि बड़ा कौन है और छोटा कौन है। तो चलो मैं मेंशन कर दिया कि A वाला जो फोर्स है ना वो बड़ा है B से, ठीक है। तब आप लोग यहाँ बता पाओगे कि एक्चुअली में इसका जो नेट रिजल्टेंट होगा वो A - B होगा। देख लो तो इसका नेट कितना हो जाएगा, A - B। अब ये कहाँ से आया, देखो उसी फॉर्मूला से आया जो कि आप लोग रटे हो। देखो a² + b² + 2ab cos थीटा, ठीक है। अब यहाँ से देखो, यहाँ देखो a² तो है ही +b² + 2ab। और बताओ cos कितना होगा, जब दो फोर्स ऑपोजिट इन डायरेक्शन होता है तो यहाँ पर cos 180 होता है। कितना होता है, मतलब दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री बनेगा, जो कि मैं अभी बताया था कुछ देर पहले। तो cos 180 का वैल्यू होता है -1। अब बताओ कितना बन जाएगा, ये देख लो a² + b² ये हो गया -2ab, क्योंकि cos 180 का वैल्यू -1 होता है और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब ये आप लोग थोड़ा सा दिमाग में जोड़ डालोगे तो पता चल जाएगा कि ये फॉर्मूला बन गया किसका, a - b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, a - b का होल स्क्वायर। और ये आप लोग बहुत पहले से जानते हो कि स्क्वायर होता है रूट में तो एक टर्म बाहर निकल जाएगा, इट मीन्स a - b हो जाएगा, देख सकते हो। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला देखो यहाँ पर a - b आ चुका है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट कंडीशन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे टीचर जो है डायरेक्टली अप्लाई करते हैं तो बच्चा लोग देखते रहता है कि क्या कर रहे हैं सर, फॉर्मूला तो ये पूरा है, अब टीचर आधा लिख रहे हैं a² + b²। तो ये बात तो आप लोगों को अभी फील आएगा। देखो तो ये कंडीशन जो है याद होना चाहिए। देखो कंडीशन नंबर 3, ठीक है। तो कंडीशन नंबर 3 क्या है, आप लोग समझ सकते हो कि अगर सपोज कि अगर कोई बॉडी है, उस बॉडी पे दो फोर्स लग रहा है, एक F1 फोर्स और एक F2 फोर्स, लेकिन शर्तें इस बार जो है ना वो दोनों जो है एक्चुअली में
कैसा लग रहा है, 90 डिग्री पे लग रहा है। चलो F1 का नाम दे दिया A और F2 का नाम दे दिया B। आप लोग यहाँ पर बोलोगे कि सर पहले तो A और B लिखे थे, अभी F1 F2 आ गया। यार कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। चलो तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है देख लो, रूट अंडर में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस, दोनों का बीच का एंगल कितना है, 90 है। तो कॉस 90 यार कितना होता है, 0 होता है। बस यही 0 की वजह से ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो रिजल्टेंट पता है क्या हो जाएगा, रूट अंडर में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। और यही टीचर अगर अप्लाई कर देते हैं डायरेक्टली तो सब बच्चा लोग ऐसे ही देखते रहता है कि सर बाकी वाला टर्म कहाँ चला गया, 2AB कॉस थीटा। यार जब 90 डिग्री होता है तो वहाँ पर एक स्पेशल केस याद रख लो कि रूट अंडर में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये सारा चीज़ जो है बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा कि ट्रायंगल लॉ को हमने कैसे प्रूफ किया, मतलब ये मैथमेटिकल फॉर्मूला कैसे लाया, ठीक है। और डायरेक्शन के लिए क्या फॉर्मूला है आप लोग याद रख लोगे, ठीक है। तो मेरे पास कुल मिला करके देखा जाए ना तो एक रिजल्टेंट का फॉर्मूला है जो रूट अंडर में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा होता है। और दूसरा बात, अगर मुझे डायरेक्शन चाहिए तो tan अल्फा लगाएंगे, क्या होता है फॉर्मूला, B साइन थीटा डिवाइडेड बाई A प्लस B कॉस थीटा, ठीक है, A प्लस B कॉस थीटा। अब देखना यहाँ पर बच्चे लोग जो है ना थोड़ा सा कंफ्यूज कर जाते हैं, कंफ्यूजन रहता है उन लोगों का कि सर अगर सपोज कि मेरे पास एक बॉडी है, एक फोर्स मान लिया जाए A इधर है और B इधर है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मान लिया जाए वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया हुआ है, वैल्यू। अब जरा सोचो, समझना बात को, ठीक है। जो रिजल्टेंट होगा कहीं ना कहीं इसके बीच में होगा, ठीक है। ये मान लिया जाए अपने रिजल्टेंट है, तो बताओ एंगल जो अल्फा निकलेगा वो इससे निकलेगा या इससे निकलेगा, ये भी बहुत बड़ा सवाल है, ठीक है। लोग कंफ्यूज कर सकते हैं। तो यार देखो वो डिपेंड करेगा कि आपने A किसको माना है और B किसको माना है। अब सिंपल सा बात, अगर आपने A को अगर इसको माना है, A अगर इसको माना है तो इसके रिस्पेक्ट में अल्फा एंगल आएगा। अगर आप लोग A इसको मान लेते हो, B इसको मान लेते हो तो इसके रिस्पेक्ट में वो एंगल आएगा। तो डिपेंड करेगा कि आप लोग रेफरेंस किसको लिए हो, ठीक है, A किसको मान रहे हो। तो अगर A इसको माने हो तो जो रिजल्टेंट होगा वो A के साथ एंगल आएगा, अल्फा वाला एंगल। और अगर आप लोग B को A मान लेते हो, ठीक है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है यार। सपोज करो ना कि अगर B को अगर A मान लिए हो और फॉर्मूला में पुट कर रहे हो तो ये वाला A माने हो आप लोग, तो इसके रिस्पेक्ट में ये वाला अल्फा एंगल आएगा। तो इससे कोई इशू नहीं है। अगर उल्टा भी निकाल लेंगे तो हम लोग को पता है, अगर दोनों के बीच का एंगल दिया हुआ है, सपोज मान लो 60 डिग्री दिया है, ठीक है, मान लो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। आपका रिजल्टेंट निकालोगे, अगर इसको A मानोगे इसको B मानोगे, ठीक है, तो मान लो रिजल्टेंट आ रहा है सपोज दैट 20 डिग्री A के साथ, सपोज करो, ठीक है, 20 डिग्री, ठीक है। तो बताओ B के साथ कितना आएगा, 40 आएगा, क्योंकि 60 में 20 घटा देंगे। और अगर B को अगर आप A मान लिए हो तो एंगल जो अल्फा आएगा ना वो ये वाला आएगा, ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 40 डिग्री। तो ये वाला निकालना होगा तो निकाल देना, 60 में से 40 जाएगा तो ये 20 हो जाएगा, ठीक है। इतना तो आप लोगों को मैथमेटिक्स आता है। और नहीं आता है तो नेक्स्ट वीडियो का आप लोग वेट करो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका बहुत ही बढ़िया तरीके से एकदम न्यूमेरिकल बेसिस पर जो है हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। और ये भी बताने की कोशिश करेंगे, ये भी हम लोग प्रैक्टिकली समझेंगे कि जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है रिजल्टेंट वेक्टर भी उसी की तरफ टिल्ट हो जाता है। चलो यार हम लोग बहुत ही कॉन्सेप्ट के साथ समझने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।